सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 8 हिंदी 2 और अध्याय 5 शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और समास जो हम लोगों ने देखा था उसी से संबंधित अब आगे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में समास का परिभाषा और समास के भेदों के नाम के बारे में सिर्फ जाना था। आज हम लोग बात करेंगे समास के भेदों की व्याख्या। ठीक है। और इस वीडियो से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि जितना भी वीडियो आप लोगों को अभी तक हिंदी 1 और हिंदी 2 का दिखाया गया है, ठीक है, आप सभी उसका फेयर कॉपी रेडी तो करे ही होंगे। आपको स्कूल से एक नोटिस जाएगी, मतलब एक डेट बताया जाएगा और उस डेट में पेरेंट्स के साथ आपको वो कॉपी भेजनी है। और फिर जब वो कॉपी चेकआउट हो जाएगा तो फिर आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस डेट में वो कॉपी आकर ले जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए याद रखिएगा पेरेंट्स के साथ ही कॉपी भेजना है। ठीक है, और जिस डेट को बोला जाएगा उसी डेट को। तो चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो में। समास के कितने भेद हम लोगों ने देखा था? 6 भेद। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो देखिए, पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो, तो अव्यय हो जो कभी नहीं बदलता है तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए, पहला है आजन्म, ये समस्त पद है, विग्रह हुआ जन्म से लेकर। मैं पाठ्य पुस्तक को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि शब्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द दिखाई देंगे। ठीक है, दो दो करके मैं सब समझा दूंगा। आजन्म, विग्रह हुआ जन्म से लेकर। आपको यही याद करना है कि आजन्म समस्त पद है और विग्रह क्या हो गया? जन्म से लेकर। आजीवन, जीवन भर। ठीक है, भर पेट, पेट भर कर। प्रति क्षण, क्षण क्षण या प्रत्येक क्षण। ठीक है, आप लोग वीडियो को जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, अब मैं दो दो तीन तीन करके आपको दिखा दूंगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है तथा पहले वाला पद गौण होता है, मतलब वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। और समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह का, जिसको हम लोग विभक्ति के नाम से जानते हैं, उसका लोप हो जाता है, वह गायब हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। गायब होने का मतलब कि वह उसमें मिल जाता है। ठीक, इस समास में शब्द समूहों के बीच में कर्ता तथा संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्हों को, जिसको प्रसर्ग भी कहते हैं, का प्रयोग होता है। इस आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, कर्म से लेकर अधिकरण तक। ठीक है, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। आपको इसका चिन्ह याद करना है। याद रखिए, कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें कि कर्ता से लेकर और अधिकरण तक जो हैं वो सभी तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत हम लोग को पढ़ने हैं। कर्म तत्पुरुष में है कि इसमें कर्म कारक की विभक्ति क्या होता है? को होता है। और समस्त पद देखिए, वन गमन, वन को गमन, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। और शब्दों को देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए, करण तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है और एक के द्वारा होता है। ठीक, इसमें करण कारक के प्रसर्ग से तथा के द्वारा का लोप होता है। जैसे बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। भयाकुल, भय से आकुल। मदांध, मद से अंधा। ठीक है, उसी तरह 3 शब्द और हैं। चलिए आगे देखते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक के प्रसर्ग को तथा के लिए का लोप होता है। जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला, मतलब गायों के लिए घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। और शब्दों को देख लीजिए। ठीक है, अपदान तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है, अलगाव का अर्थ होता है इसमें। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। दोष रहित, दोष से रहित। चलिए आगे देखते हैं। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। 2 शब्द और हैं, कर्तव्य विमुख और ऋण मुक्त। उसके बाद है संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्तियों का, की, के का लोप होता है।
जैसे सेनापति, सेना का पति, पवन पुत्र, पवन का पुत्र, निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार, और 3 शब्द हैं। ठीक है। उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक के प्रसर्ग में तथा पड़ का लोप होता है। जैसे वनवास, वन में वास, कला निपुण, कला में निपुण, आप बीती, आप पर बीती, जलमग्न, जल में मग्न। दूसरा समास है क्रमधारय समास। ठीक है, जिस समास में तुलना, तुलनीय, उपमा, उपमेय, विशेषण, विशेष्य की व्याख्या हो। ठीक है, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। और शब्दों को आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे त्रिवेणी, 3 वेणियों मतलब नदियों का समाहार या समूह। नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार या समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। ठीक है, और शब्दों को देखिए ध्यानपूर्वक। पहला शब्द इसमें क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, आगे देखिए द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा समस्त पद में योजक का लोप हो, योजक एक हाइफन के जैसा, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अधिकांश द्वंद्व समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं, मतलब विलोम अर्थ देते हैं। वैसा बहुत कम है, मगर एक ट्रिक के जैसा हम लोग समझ सकते हैं। जैसे राधा कृष्ण, इसमें तो कोई विलोम नहीं है, लेकिन लिंग के हिसाब से दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। राधा और कृष्ण, सत्य असत्य, सत्य या असत्य, राजा रंग, राजा और रंग। ठीक है, ये कौन सा है, द्वंद्व समास। ठीक है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसके बाद है बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, देखिए जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। ठीक है, चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा। अंशुमाली, अंशु मतलब किरण, किरणें हैं माला जिसकी अर्थात सूर्य। और शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए, इसीलिए मैंने पाठ्य पुस्तक से ही आपको दिखाना अच्छा समझा है। ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आप देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए क्रमधारय, बहुव्रीहि तथा द्विगु समास की पहचान के तौर पर क्रमधारय और बहुव्रीहि समास की भांति द्विगु समास भी कई बार भ्रमित करता है। जैसे षडानन, समस्त पद को हम क्रमधारय समास भी मान सकते हैं, बहुव्रीहि समास भी और द्विगु समास भी। तो कैसे इसको अलग पहचानेंगे? देखिए षडानन, षट जोर आनन, विशेषण और विशेष्य है तो यह क्रमधारय समास हो गया। 6, अब इसको देखिए लिखने के तरीका में तीनों में अंतर हो जाता है। 6 है जो आनन, मुख वाला, मुख आनन मतलब मुख, तो क्रमधारय समास। 6 आनन है जिसके अर्थात कार्तिकेय, बहुव्रीहि समास। 6 आननों का समूह, द्विगु समास। ठीक है, अतः यह निर्भर करता है कि समस्त पद का समासिक विग्रह किस प्रकार किया जा रहा है। यदि उसका विग्रह संख्या और समूह के रूप में किया जा रहा है तो वहाँ द्विगु समास होगा, और यदि विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान के रूप में किया जाएगा तो वह क्रमधारय समास होगा, अन्यथा बहुव्रीहि समास होगा। और देखिए इसी अध्याय का अब कुछ प्रश्न देख लीजिए आप लोग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उप तथा प्रति उपसर्ग से 2 शब्द बताइए। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? समस्त पद किसे कहते हैं? वनवास तथा सेनापति में कौन सा समास है? उसके बाद ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय व उपसर्ग में क्या समानताएं हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है? समास को परिभाषित करते हुए उसके भेदों के नाम लिखिए। क्रमधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। और यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। ठीक है, ये इसमें सब उपसर्ग जोड़ना है और नए शब्द बनाने हैं। निम्नलिखित उपसर्गों के प्रयोग से 3 शब्द बनाइए। देखिए प्रति, गैर, अ, निर, औ, अन। इधर एक बार आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करके 2 शब्दों की रचना कीजिए। नी, त्वा, आई, आवट, इक, वान।
दिए गए शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखना है। उपसर्ग है और मूल शब्द है। अप्रसन्नता, बेईमानी, असामाजिक, सार्थक, अपमानित, स्वावलंबी। उसके बाद निम्नलिखित समास पदों का विग्रह कीजिए और उनके प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। हस्तलिखित, दोष रहित, विद्याधन, पाप पुण्य, षडानन, नवरात्रि। विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। इधर विकल्पीय प्रश्न है, समकोण में कौन सा उपसर्ग होगा, सुधारक में कौन सा प्रत्यय होगा, भिन्न प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है। देखिए 4 ऑप्शन भी है। 2 और प्रश्न है कि हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह क्या है। हाथ पर लिखा, हाथ से लिखा, हाथ से लिखने वाला हस्तलिखित है जो अंतिम है। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विगु। तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ हम लोगों का अध्याय 5 समाप्त होगा। धन्यवाद।